दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सी जो प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग अनुभव करते हैं वो है शरीर का पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में स्टिफनेस या जकड़ाहट का रहना या हैवीनेस का फ़ील होना। अक्सर ये जो कंप्लेंट्स है, ये मरीज़ डिस्कस करते रहते हैं। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि जब आप कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी में पूरा एक हैवीनेस जैसे हो गई है और जो आपकी मसल्स हैं बॉडी की, वो थोड़ा स्टिफ हो रही हैं या कई बार जो जॉइंट्स होते हैं, वो बेसिकली स्टिफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा हम ये डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। एक तो बहुत कॉमन जो लक्षण होता है, वो ये होता है कि जब सुबह उठ के या काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद जब आप उठ के चलना शुरू करते हैं, तो जो आपके जॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल एकदम जो है उनमें पेन होने लग जाता है और बहुत ही उनमें एक स्टिफ जैसे फ़ील होता है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद या कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करने के बाद, जैसे वार्म अप होता है, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसके जो सबसे पहले कारणों के पहले चर्चा करने के पहले हमको ये सोचना चाहिए कि ये एग्ज़ैक्टली स्टिफनेस किस तरीके की है। जैसे एक तो ये होता है कि बहुत अधिक एक्सरसाइज़ कर लेने के बाद नॉर्मली कई बार क्या होता है कि हम एक्सरसाइज़ करने से पहले प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं। तो वार्म अप नहीं करने से जब बहुत वाइगरस एक्सरसाइज कर दी जाती है, तो बॉडी की जो मसल्स हैं बेसिकली जिन-जिन मसल में ओवर स्ट्रेचिंग हुई है, वो एकदम हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। तो वो तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, उसमें कोई ऐसा डिजीज़ का पैटर्न नहीं है। इसके अलावा कई बार पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं, वो मसल एक होने लग जाता है या बहुत उनमें स्टिफनेस डेवलप हो जाती है और या फिर कई बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें स्टिफ होना शुरू हो जाता है। तो ये हम आसानी से पहचान सकते हैं कि क्या ये बॉडी की में जो जकड़ाहट है, ये हमारे जॉइंट्स के कारण से है या फिर मसल के कारण से है या मसल के ऊपर जो स्किन है, वो कहीं टेंस होकर के और उसमें कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्शन या ऐसे तो नहीं हो गया है। तो आइए इनके ऊपर चर्चा करते हैं। जहाँ तक जॉइंट्स की बात है, तो जॉइंट्स में स्टिफनेस का होना एजिंग प्रोसेस के साथ जो बेसिकली ओस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि एक बहुत कॉमन डिजीज़ है आजकल और उसमें भी जो सबसे कॉमनेस्ट अफेक्ट होने वाला और जो जॉइंट है, वो है नी जॉइंट, क्योंकि नी जॉइंट सबसे ज़्यादा वेट को कैरी करता है बॉडी का। इसके अलावा एंकल जॉइंट और जो शोल्डर जॉइंट हैं, इनमें भी स्टिफनेस देखने को मिल सकती है, तो ये बोन के कारण से बेसिकली होते हैं। साथ ही साथ एक डिजीज़ होती है जिसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। तो इसमें जो दोनों हिप जॉइंट्स होते हैं, उसमें जो फीमर का हेड होता है, वहाँ पे ब्लड की प्रॉपर सप्लाई ना होने के कारण से उसमें जो है वो फ्यूजन होना शुरू हो जाता है, तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो उसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। अब बात आती है मस्कुलर स्टिफनेस की। एक तो मस्कुलर स्टिफनेस एक बहुत लंबे समय के अंतराल में डेवलप होती है और एक सडन होती है। सडन तो जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज के कारण से भी हो सकती है या फिर कई बार जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा है और इसके अलावा भी कुछ वायरल फीवर होते हैं, उनमें पूरी बॉडी में जकड़ाहट और अकड़ाहट का होना एक सामान्य बात है। और इसी के साथ-साथ जो लंबे समय में होने वाली या काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली जो बीमारियाँ हैं, उसमें हाइपोथायरॉयडिज़्म यानी कि थायरॉइड का काम करना कम कर देना या उसकी काम में कमी आ जाना, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज़्म कहते हैं। इसमें भी पूरी बॉडी में स्टिफनेस देखने को मिलती है। और इसी के साथ-साथ जो एक डिज़ीज़ है जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, मतलब जो वर्टेब्रल कॉलम है, पीछे जो हमारी बॉडी का जो वर्टेब्रल कॉलम है, पर्टिकुलरली जो ऑफिस में काम करने वाले लोग या जो हाउसवाइफ हैं, उनमें ये पूरा जो शोल्डर स्टिफनेस और बैक स्टिफनेस ये देखने को मिलती हैं। ये भी एक बहुत कॉमन सी ही प्रॉब्लम महसूस होती है बेसिकली देखने में। और इसके साथ-साथ जो मायोसाइटिस होती हैं डिफरेंट टाइप की। एक तो फाइब्रोमायल्जिया कहते हैं कि जिसमें मसल में इन्फ्लेमेशन होकर के वो फाइब्रस शेप में बनना शुरू हो जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। कुछ डिजीज़ तो वो होती हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ और कुछ जो है और भी तरह की मायोसाइटिस होती हैं। मायोसाइटिस का मतलब ये होता है कि जनरलाइज्ड बॉडी में जितनी मसल्स हैं, उसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। धीरे-धीरे पहले तो इनमें स्टिफनेस होती है और उसके बाद क्या होता है कि ये बिल्कुल जो मसल हैं उनका फंक्शन ही धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है।
एक ये प्रॉब्लम बेसिकली देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक जो डिजीज़ है जिसको गठिया कहा जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बेसिकली ये भी जॉइंट की ही डिजीज़ है और इसमें जो बॉडी के छोटे जॉइंट्स होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैंने बताया कि इसमें बड़े जॉइंट जैसे नी जॉइंट और ये इन्वॉल्व हो रहा है, और जो रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस है इसमें बेसिकली ये हाथ के जो छोटे जॉइंट्स होते हैं, फिंगर्स, इसमें स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। तो सुबह-सुबह बहुत इतने हार्ड हो जाते हैं ये, उसके धीरे-धीरे फिर जब वर्क शुरू में काम करना शुरू करते हैं, तो फिर ये जो है थोड़ा रिलैक्स होता है, तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली कहा जाता है। और इसी के साथ-साथ कुछ और डिज़ीज़ ऐसी हैं जैसे कि अ, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी बॉडी में जगह-जगह पेन का होना, स्टिफनेस का होना अ, बेसिकली पाया जाता है। ये भी एक इसमें चीज़ देखने को मिलती है। दूसरी कुछ स्किन की ऐसी समस्याएँ हैं, जैसे जिसमें स्किन की हार्डनिंग हो जाती है। मतलब स्किन अगर आप देखेंगे पूरी बॉडी की, तो स्किन एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। ये मतलब बेसिकली मूवेबिलिटी में हेल्प करती है। सपोज आप ये देखें कि जो जॉइंट है, जॉइंट के आसपास यदि स्किन ये हार्ड हो जाती है या इसमें कोई कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगी। तो इसी प्रकार से जो स्क्लेरोडर्मा होता है, स्क्लेरोडर्मा का मतलब स्क्लेरो कहते हैं कठिनता को, और डर्मा मतलब स्किन। स्किन इतनी टाइट हो जाती है कि उसमें मूवमेंट जो है वो मसल ठीक होते हुए भी उसकी मूवमेंट्स को बाधित कर देती है। तो कुछ इस तरीके की डिजीज भी होती हैं। एक डिजीज लाइम डिजीज जो कि यूएस में बेसिकली देखने को मिलती है, वो एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, और वो यूजुअली यहाँ पे नहीं होती। सीरम सिकनेस एक डिजीज होती है, उसमें भी इस तरीके की स्टिफनेस देखने को बेसिकली मिलती है। और ये जितने सारे मैंने बताया वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, जैसे डेंगू फीवर हुआ, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा हुआ, इसमें पूरी बॉडी में जो है बहुत सीवियर स्टिफनेस देखने को बेसिकली मिलती है। अब बात ये आती है कि इसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे इसको देखें? देखिए, यदि कोई बहुत अंडरलाइंग ऐसी डिजीज़ नहीं है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या और कुछ मायोसाइटिस जैसी डिजीज़ यदि नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि मसल की जो स्ट्रेचिंग है या मसल को स्ट्रेच करने वाली जो चीज़ें हैं, वो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने में बहुत सहायता करती हैं। और इसमें योग का अपना एक अलग महत्व होता है। योग अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। रेगुलर अभ्यास करने से जो पूरी बॉडी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है बेसिकली। और इसी के साथ-साथ योग से के अलावा भी कुछ स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें मसल को उसकी पूरी अमाउंट में स्ट्रेच करना, एरोबिक्स और पिलाटेस। एरोबिक पिलाटेस भी इस मामले में एक अच्छा ऑप्शन होता है बेसिकली। बहुत सारे लोग जो मसल बिल्डिंग में बिलीव करते हैं कि भाई जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, देखिए बेसिकली बॉडी बिल्डिंग एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट है। बहुत अधिक मसल बिल्ड करने की एक नॉर्मल पर्सन को आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि उसकी बॉडी में फैट बहुत अधिक डिज़ायरेबल नहीं होता है, लेकिन एक सामान्य मात्रा में मसल का होना जो कि एक बॉडी को अच्छा दिखाने में हेल्प करता है, और थोड़ा-सा उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट भी होना। बहुत अधिक एक्सेसिव मसल ग्रोथ से बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम हो जाती है, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का बना होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत अधिक मसल मास की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। एक नॉर्मल मसल मास और प्लस उस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी, वो उसके लिए योग और जो एरोबिक्स या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ हैं, और साथ ही साथ पिलाटेस, ये एक अच्छे साधन हैं। तो इस प्रकार से नॉर्मल चीज़ें, और साथ ही साथ कुछ लोकल मसाज के लिए कुछ जो ऑयल होते हैं बेसिकली, जो रूबीफेसिएंट्स होते हैं, जिनको लगाने से थोड़ा-सा हीट जनरेट होती है, वो जो मसल को रिलैक्स करते हैं बेसिकली, ऐसी चीज़ें भी हम ले सकते हैं। और लिनसिड का प्रयोग जो है बेसिकली इसमें अच्छा होता है। सब प्रकार से लिनसिड का प्रयोग या अलसी का प्रयोग बेसिकली किया जा सकता है। तो ये स्टिफनेस, जनरलाइज़्ड स्टिफनेस के कुछ मैंने बेसिक जो कारण थे, वो मैंने आपको बताए। आशा है इससे आपको लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच।